स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट को हम जो है वो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप हो गया मोनोसेक्राइड, दूसरा ग्रुप हो गया ओलिगोसेक्राइड और तीसरा ग्रुप हो गया पॉलीसेक्राइड। हाँ, मोनोसेक्राइड के बारे में हम बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर मोनोसेक्राइड के बारे में बात कर चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो कि कौन सा है, जो कि है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। और आपको पता है सेक्राइड मीन्स शुगर। तो ओलिगोसेक्राइड को हम ओलिगोसेक्राइड इस वजह से कह रहे हैं, दे आर कंपोज ऑफ 2 to 10 सेक्राइड यूनिट। यानी ये जो बने हुए होते हैं, कितने मोनोसेक्राइड यूनिट के बने हुए होते हैं? 2 to 10। यानी या तो दो मोनोसेक्राइड मिले हुए होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे ये? 10 तक जाएंगे। यानी 2 से लेके 10 तक जो मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं, सेक्राइड यूनिट जब मिलते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड। जाहिर सी बात है कि ओलिगोसेक्राइड जब 2 to 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं, तो जब आप इनकी हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में जब आप इनका ब्रेक डाउन करोगे, तो इससे कितने मोनोसेक्राइड या सेक्राइड यूनिट निकलेंगे? 2 to 10। मिनिमम 2 निकल सकते हैं और मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं इसमें से सेक्राइड यूनिट? 10 निकल सकते हैं। तो इसके अलावा दे आर कंसिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मतलब बेसिकली ये किसके बने हुए होते हैं, ये किसकी से ड्राइव होते हैं? ओलिगोसेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड ही से ड्राइव होते हैं। यानी ये मोनोसेक्राइड के ही बने होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें कंपेयर करें मोनोसेक्राइड से, तो मोनोसेक्राइड के मुकाबले में दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में। यानी मोनोसेक्राइड के मुकाबले में ये कम डिजोल्व होते हैं। लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी अगर हम मोनोसेक्राइड से इसको कंपेयर करें, तो इनका टेस्ट जो है वो क्या होता है? वो लेस स्वीट होता है। किससे कंपेयर कर अगर आप देखोगे, मोनोसेक्राइड से कंपेयर करोगे, तो इसका टेस्ट क्या है? ये लेस स्वीट इन टेस्ट। इसके अलावा अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहें, तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट। यानी मोनोसेक्राइड की कितने यूनिट्स हैं, इसकी बेस पे आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अगर टू मोनोसेक्राइड हो, अगर दो मोनोसेक्राइड से ये मिलकर बना हुआ हो, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे डाइसेक्राइड। मिसाल के तौर पे अगर ऐसे टू मोनोसेक्राइड आपस में मिले हैं, कर बनाए, तो इसको कहेंगे डाइसेक्राइड। अगर तीन मोनोसेक्राइड मिलकर बनेंगे, तो इसको कहेंगे ट्राइसेक्राइड। अगर फोर होंगे, तो ये होगा टेट्रासेक्राइड। ऐसे सोन 5 6 7 8 9 10 तक आप चले जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, द मोस्ट कॉमन, यानी ओलिगोसेक्राइड में जो सबसे कॉमन है, वो कौन सा है? सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है डाइसेक्राइड। तो अभी हम जो बात करेंगे पहले ओलिगोसेक्राइड में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको? सिर्फ डाइसेक्राइड को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब किसकी? डाइसेक्राइड की। तो डाइसेक्राइड हो गया। डाइसेक्राइड के बारे में पहले बता चुका हूं कि ये कितने मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। ये बेसिकली जो है वो टू मोनोसेक्राइड कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? टू मोनोसेक्राइड की कॉम्बिनेशन से बनता है क्या? डाइसेक्राइड। इसके अलावा इट्स अ काइंड ऑफ ओलिगोसेक्राइड, आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। मैंने बताया हुआ है कि अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? मोनोसेक्राइड से, तो डाइसेक्राइड भी ओलिगोसेक्राइड का ही तरह जो है वो बेसिकली ओलिगोसेक्राइड ही की एक टाइप है। तो ये लेस जो है वो सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। और क्या होता है? लेस स्वीट इन टेस्ट होता है। स्वीट तो होता है इसका टेस्ट, लेकिन अगर मोनोसेक्राइड से कंपेयर करेंगे, तो इसका टेस्ट क्या है? लेस जो है वो स्वीट है। और अगर आप इनको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्योंकि मोनोसेक्राइड से मिलकर बने, तो इनसे क्या जो है वो मिलेगा? आपको मोनोसेक्राइड ही मिलेंगे। अगर हम डाइसेक्राइड का जर्नल फार्मूला देखें, तो डाइसेक्राइड का जर्नल जो फार्मूला है, जितने भी डाइसेक्राइड हैं, इनका जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। इसको हम कहेंगे C12H22O11। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला या जर्नल फार्मूला तमाम डाइसेक्राइड का सेम ही होगा। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? फर्क होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि डाइसेक्राइड की कौन कौन सी जो है वो एग्जाम्पल हैं, तो डाइसेक्राइड की जो एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, जर्नल जो एग्जाम्पल्स हैं, इनकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज।
अब हम इन तीन एग्जाम्पल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले सक्रोज को, माल्टोज को, और उसके बाद फिर जो है वो हम बात करेंगे किसकी, लैक्टोज की। तो चलें स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, सक्रोज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं सक्रोज से। अब अगर सक्रोज की हम बात करें, तो सक्रोज को जो है हम कॉमनली जो कहते हैं, इसको हम कैन शुगर भी कहते हैं। तो कॉमनली क्या कहा जाता है, आमतौर पे हम इसको कहते हैं कैन शुगर। क्यों हम इसे कैन शुगर से कहते हैं, क्योंकि ये शुगर कैन में ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कैन शुगर। अब अगर हम इसका देखें फॉर्मेशन, कि ये सक्रोज बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन क्या है। तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें, तो बेसिकली जो है ये फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ, ये कैसे बनता है, फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, by condensation of alpha glucose and beta फ्रक्टोज। मैंने आपको बताया था कि जो शुगर होती है बेसिकली, शुगर जब चेन की फॉर्म में होती है, शुगर जब बेसिकली किसकी फॉर्म में होती है, चेन की फॉर्म में होती है, तो हम उधर देखते हैं उसके कार्बन नंबर 1 को। अगर कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे की तरफ लगा हुआ है और H ऊपर है, तो ऐसे मोनोसेक्राइड को, ऐसे शुगर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली, मोनोसेक्राइड को हम कहते हैं ये अल्फा, अल्फा शुगर कहते हैं। सही, अगर ग्लूकोज में लगा हुआ है तो इसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन नंबर वन पर OH ऊपर लगा हो और H नीचे हो, तो ऐसी जो शुगर, ग्लूकोज, ऐसे जो मोनोसेक्राइड हैं, स्पेशली हेक्सोज जो शुगर हैं, उनको जो है वो हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा। तो फ्रक्टोज जो होता है उसमें OH ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, तो इस वजह से फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, बीटा। और बेसिकली जो है वो ग्लूकोज कौन सी है, ग्लूकोज जो है वो अल्फा है। तो ये जो बनता है बेसिकली, बात करें अगर सक्रोज की, कि सक्रोज की जो फॉर्मेशन होती है, तो सक्रोज किस तरीके से बनता है, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली सक्रोज जो है, बेसिकली क्या है, सक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज, और कौन सा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज, और उसके साथ क्या मिल जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा जो है वो फ्रक्टोज। और ये कौन सा फ्रक्टोज है, बीटा फ्रक्टोज। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, सक्रोज बन जाएगा। और इन दोनों का मिलने का जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस कौन सा होगा, कंडेंसेशन। क्योंकि जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्डिंग के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। किसी भी मोनोमर्स जब मिलते हैं, यूनिट्स, मोनोमर यूनिट जब मिलते हैं और उस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर जो है वो इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंडेंसेशन होगी। जैसे आपको पता है C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6 मोलिकुलर फार्मूला फ्रक्टोज का है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। जब ये मिलेंगे तो सक्रोज बनेगी C12H22O11। इसमें से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में क्या हो गए, रिलीज हो गए। इसी वजह से यहाँ पर दो हाइड्रोजन कम हो गए और एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया। अच्छा, अब इनका जो मिलते हैं, ये इनका जो लिंकेज होता है, अगर हम यहाँ पर लिंकेज की बात करें, यहाँ पर जो लिंकेज होगा, आपको पता है जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जिस तरीके से अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरीके से जो मोनोसेक्राइड के दरमियान में बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान में किस तरीके से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो देखें इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये मॉलिक्यूल है किसका, ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। मैं तमाम H और OH यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, इसमें टाइम लग जाएगा। तो ये इसका कार्बन नंबर 1 है, और यहाँ पर मैं फ्रक्टोज ड्रा कर देता हूँ, फ्रक्टोज की रिंग ड्रा करूँ, और यहाँ पर मैं फ्रक्टोज की रिंग का जो है वो कौन सा कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन नंबर 2। अब ये इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2, इसके कार्बन नंबर का OH इसके कार्बन नंबर 2 के OH के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा।
वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। अब इस बॉन्ड को हम कहेंगे अल्फा, एक लिंकेज इनके दरमियान में एक लिंक बन जाएगा और इस लिंक को हम कहेंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखें 1,2 क्यों कहा जा रहा है इस लिंकेज को, क्योंकि ग्लूकोज का है कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 रिएक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं 1,2। और आपको पता है जो मोनोसेक्राइड के दरमियान में बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और जब अल्फा और बीटा ग्लूकोज के दरमियान में रिएक्शन होता है तो हम लिंकेज जब बनता है तो उस लिंकेज को हम अल्फा से ही शो करते हैं, बीटा से शो नहीं करते। तो ये इनका लिंकेज होगी, आपने याद रखना है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो ग्लूकोज है, ये सक्रोज जो है, ये हमें कहाँ से मिलती है, इसकी सोर्स क्या है, सक्रोज कहाँ पर जो है वो नेचुरली हमें ये सक्रोज कहाँ से जो है वो मिलेगी। तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इसकी सोर्स है बेसिकली शुगर कैन। एक कहाँ से मिलेगा ये आपको मिलेगी शुगर कैन से। इसके अलावा बीट रूट जो है, जिसको आप चुकंदर कहते हो, उसमें भी जो है ये सक्रोज जो है वो मौजूद होती है। सक्रोज के अगर हम यूज की बात करें कि सक्रोज को हम कहाँ यूज करते हैं, तो सक्रोज का यूज एक तो होता है किसके तौर पर, आप जो है वो डिशेस के अंदर सक्रोज को, जिसको हम चीनी कहते हैं, इसको आप स्वीटनर के तौर पे भी यूज करते हैं। मीठे के तौर पर जो है हम इसको सक्रोज को जो है वो यूज करते हैं, टेबल शुगर जो होती है। इसके अलावा ये अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम इसको कहते हैं, प्लांट्स के अंदर ये होती है ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड प्लांट में ये क्या है, बेसिकली प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड है। प्लांट का इसको हम ट्रांसपोर्टेड शुगर भी कहते हैं, या प्लांट अपना फूड जो ट्रांसपोर्ट करता है। अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, इसके प्लांट का ये जो लीफ है, प्लांट के लीफ में, ये लीफ है प्लांट का, प्लांट के लीफ में जब ग्लूकोज बनती है तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो जाती है, वो चेंज हो जाती है फिर फ्रक्टोज के साथ मिलके सक्रोज में, किस में कन्वर्ट हो जाती है, सक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद ये सक्रोज जो है वो फ्लोएम के जरिए, हमें पता है ना फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है, ये फ्लोएम। मिसाल के तौर पे ये सक्रोज रूट को चाहिए या ये सक्रोज जो है वो फ्रूट को चाहिए, तो ये सक्रोज जो है वो इस फ्लोएम के जरिए जो है वो रूट तक जाएगी और इसी फ्लोएम के जरिए कहाँ तक जाएगी, फ्रूट तक जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम बात करें कि सक्रोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, माल्टोज की फॉर्म में क्यों नहीं होता, लैक्टोज की फॉर्म में क्यों नहीं होता, सक्रोज की फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसकी दो रीजन आपकी बुक बता रही है। एक तो ये है कि वेरी सॉल्युबल, यानी ये अगर देखा जाए दूसरे डाइसेक्राइड से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये क्या है, ये सॉल्युबल है। ये क्या है, वेरी सॉल्युबल है। इसको सॉल्युबल होने की वजह से मूव एफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन इन प्लांट। सॉल्युबल होता है तो इसी वजह से वाटर के साथ मिक्स होकर, वाटर में डिजोल्व होकर प्लांट के अंदर आराम से जो है वो क्या हो जाता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यानी इसको जो किसी ना किसी सॉल्वेंट में यानी डिजोल्व होना पड़ता है जो है, उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो वाटर के साथ ये डिजोल्व हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लोएम के जरिए इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एक तो वजह यह है कि ये दूसरे डाइसेक्राइड से कंपेयर करें तो उनसे कंपेयर करने पर ये वेरी क्या है, सॉल्युबल है। फिर एक और चीज ये होती है कि ये रिलेटिवली जो है वो क्या है, अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव केमिकली। दूसरी रीजन क्या बता रही है आपकी बुक, अनरिएक्टिव केमिकल, यानी ये इतना केमिकली रिएक्टिव नहीं होता। क्यों ये केमिकली इतना रिएक्टिव नहीं होता, वही देखें ग्लूकोज, ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं, इनकी जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी तरीके से फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप होता है। अब इसका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो बाकी तो कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन इनके पास होता ही नहीं है।
जब इनके पास कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये इस तरह से रिड्यूस नहीं होंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। तो ये अगर ट्रांसपोर्ट होंगे तो आराम से ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब इनके बीच में किसी और कंपाउंड के साथ क्या नहीं करेंगे, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी अनरिएक्टिव केमिकली ट्रांसपोर्ट होते हुए बीच में किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो रिएक्टिव ग्रुप हैं उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने आपस में जो है वो बॉन्डिंग कर ली। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात कर ली सक्रोज के बारे में, सही ना। पहला जो है ये हमने बात की किसके बारे, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में नेक्स्ट जो डाइसेक्राइड है जिसकी तरफ हम चलेंगे वो है माल्टोज। अब दूसरा जो डाइसेक्राइड हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, इट इज माल्टोज। हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे माल्टोज की। तो सबसे पहले तो माल्टोज को जो आम तौर पर जो नाम दिया जाता है, माल्टोज को जो कॉमनली इसको जो है आमतौर पर हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर। इसको हम क्या कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। सक्रोज को तो कैन शुगर इस वजह से क्या कहते हैं ना, शुगर कैन से निकलता है, ये हमें मिलता है माल्ट में। अब ये माल्ट क्या होता है, तो देखो अक्सर जो सीड्स होते हैं, मिसाल के तौर पे गंदुम है, गंदुम जब जर्मिनेट करने के करीब होती है, मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए गंदुम को रखो, थोड़ा गीला करके रखो, तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देती है, यानी उसमें से कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब वो जर्मिनेट करना शुरू होती है तो उस जर्मिनेटेड जो होती है ना, जो वीट होती है, आप उसका रस निकाल लो, उसका वो जो रस निकलता है वो माल्ट होता है, उसका रस क्या होता है, माल्ट होता है। और उस माल्ट के अंदर माल्टोज ज्यादा होता है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर। अक्सर कुछ जूस वगैरह होते हैं उस पर भी जो है माल्ट लिखा हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन, कि ये बनता किस तरीके से है, कौन से मोनोसेक्राइड हैं जो इससे मिलकर ये बनता है। तो इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, यानी ये किसकी कंडेंसेशन से बनता है, कंडेंसेशन ऑफ टू अल्फा ग्लूकोज, यानी टू अल्फा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से ये बनता है। दो अल्फा ग्लूकोज मतलब ये एक ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल इसके रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये एक अल्फा ग्लूकोज हो गई और ये दूसरी अल्फा ग्लूकोज हो गई। तो इन दो अल्फा ग्लूकोज के मिलने से जो है वो क्या बनता है, इनकी कंडेंसेशन से मिलते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो उससे बनता है बेसिकली जो है वो माल्टोज। अब ये जो अल्फा ग्लूकोज होते हैं, अब हम देखें अगर इनके कौन से कार्बन के दरमियान में जो है वो रिएक्शन होता है, तो इनमें एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरी ग्लूकोज का कौन सा होता है, कार्बन नंबर 4, यानी इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इसका कार्बन नंबर 1 का OH और इसका कार्बन नंबर 1 का OH आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और इनके आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब इनका जो लिंकेज बनेगा, इनका जो लिंकेज बनेगा, उस लिंकेज को हम कहेंगे, जो इनका लिंकेज बना, इस लिंकेज को हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक। अब आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक है। अब अगर हम इसकी सोर्स देखें, यानी हमें जो है ये माल्टोज जो है वो, कहाँ से ये माल्टोज जो है वो मिलता है। जनरली ये जो माल्टोज मौजूद होता है फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड, ये कहाँ मौजूद होता है, फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड, यानी वो सीड जो जर्मिनेट कर रहे होते हैं उनमें क्या मौजूद होता है, उनके अंदर माल्टोज मौजूद होता है। क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनमें जब स्टार्च होती है, जब स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जब सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें, माल्टोज में। अब ये अगर हम देखें इसका, ये इट इज एन इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब मिसाल के तौर पे देखो, सीड्स हैं, ये एक सीड है, इस सीड के अंदर ये बेबी प्लांट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो। अब इस बेबी प्लांट के चारों तरफ जो फूड मौजूद है वो किस फॉर्म में मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये स्टार्च की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन इसको जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, माल्टोज चाहिए या ग्लूकोज अगर चाहिए, तो अब ये क्या कहते हैं, स्टार्च तो इसको एनर्जी नहीं दे सकता, तो क्या होना है, स्टार्च को पहले ब्रेक डाउन होना है। तो स्टार्च की अगर हम देखें कि स्टार्च ब्रेक डाउन जो होता है वो किस तरह से होता है, सबसे पहले स्टार्च
स्टार्च आपको पता है एक पॉलीसेक्राइड है, मोर बहुत हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनता है। अब क्या होगा, पहले ये जो स्टार्च होगा ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, ब्रेक डाउन होकर बनाएगा, इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होगी, स्टार्च की जब हाइड्रोलाइसिस होगी यानी ब्रेक डाउन होगा, तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले माल्टोज। और ये माल्टोज में इसको कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, एमाइलेज एंजाइम करेगा। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। जो हमारे पास भी जो डाइजेशन होती है वो इसी तरीके से होती है, जो हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, इसमें स्टार्च होती है। पहले ये स्टार्च जो है हमारे माउथ के अंदर और उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाकर ये टूटता है, किसके अंदर, ये टूटता है पहले माल्टोज में। तो देखें स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम किस में तोड़ेगा, माल्टोज में। और माल्टोज में ये जो टूटेगा, मिसाल के तौर पे ये बीच बीच में अगर मैं इसके ब्रेक कर दूं ऐसे, चलिए मैं इसको इस तरह से ब्रेक तोड़ कर बना देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर अगर ये स्टार्च था, तो ये स्टार्च जब टूटा तो दो दो यूनिट में टूट गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया माल्टोज में। ये स्टार्च था, स्टार्च को अमाइलोज ने किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। अच्छा, माल्टोज भी मजीद ब्रेक डाउन हो सकता है, एक माल्टेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। अभी इसके बीच में से ये बॉन्ड भी तोड़ दो, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस कर दो, तोड़ दो इसको। तो अब ये जो सिंगल यूनिट्स आ गए, ये क्या आ गए, ये हो गए ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में भी इस गट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इसी तरीके से स्टार्च या ग्लाइकोजन की क्या होती है, डाइजेशन होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज कहाँ जाती है, हमारे ब्लड के अंदर जो है वो जाती है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, माल्टोज की। माल्टोज के बाद हम चलते हैं लास्ट वन एग्जाम्पल जो है डाइसेक्राइड की, और वो है लैक्टोज। लैक्टो का जहां पर भी लफ्ज आता है तो आपके दिमाग में जो है वो फौरन आ जाता है, इसका ताल्लुक किससे है, मिल्क से है। तो लैक्टोज को हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम मिल्क शुगर, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, ये मिल्क में जो है वो पाई जाती है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि लैक्टोज किस तरीके से जो है वो बनता है, इसकी फॉर्मेशन की बात करें, तो ये बेसिकली बनता है, इसमें जो है वो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से जो है वो क्या होता है, ये बनता है बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। एंड इसकी जो फॉर्मेशन है वो किसकी कंडेंसेशन से होगी, बीटा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपको पता है मोनोसेक्राइड है, एक हेक्सोज है, और साथ में किसके मिल जाएगा, ये बीटा ग्लूकोज से। और बीटा ग्लूकोज क्या है, ये भी एक हेक्सोज मोनोसेक्राइड है। ये दोनों मिलेंगे, तो इनके मिलने से जो है वो क्या बनेगा, इनकी कंडेंसेशन से क्या बनेगा, इनकी कंडेंसेशन से बनेगा लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज जो है अगर हम इसकी लिंकेज की बात करें कि इनका लिंकेज किस तरीके से होता है, इनका जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कौन कौन से कार्बन के लिंकेज से बन रहा है। तो बेसिकली इसमें जो लिंकेज बनता है वो बनता है β14। सेम वही लिंकेज है जो माल्टोज में, सिर्फ फर्क ये है वो अल्फा था, ये क्या है, ये बीटा है। β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी इस लिंकेज में बीटा गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और जो ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और उनसे क्या बॉन्ड बनेगा, उनसे ये B14 ग्लाइकोसाइडिक जो है वो लिंकेज इसका बनेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि इसकी सोर्स, सोर्स इसकी क्या है, जो है वो लैक्टोज की। लैक्टोज आपको कहाँ से मिलेगा, लैक्टोज आपको मिलेगा किससे, मिल्क से। बेसिकली इसकी सोर्स क्या है, इसकी सोर्स है मिल्क से। तो चलें, इट वाज ऑल अबाउट ओलिगोसेक्राइड, and I told you that the most common type of oligosaccharide are disaccharide, and I discussed with you about three different examples of disaccharide, sucrose, lactose and maltose। ये तीन जो है हमने जो है वो इनको डिस्कस किया। इनमें आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फॉर्मेशन और इनके लिंकेज आपने क्या रखना है, अच्छे तरीके से जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको पॉलीसेक्राइड को जो है वो हम
डिस्कस करेंगे।